नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल सिंह बैस। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव का घमासान है और अब इसमें बेहद ही कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे जो ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में फिर शिवराज का राज होगा या कमलनाथ सरकार कमबैक करेगी। खैर, मतदान होने और नतीजे आने में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन उसके पहले कहां किसकी स्थिति मजबूत है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और आज हम आपको लेकर चलेंगे सुवासरा और नेपानगर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच उपचुनाव की जंग दिलचस्प मानी जा रही है। सुवासरा सीट पर बीजेपी से मंत्री हरदीप सिंह डंग की सियासी किस्मत दांव पर लगी हुई है। डंग के सामने कांग्रेस के राकेश पाटीदार से पार पाने की चुनौती है। उधर नेपानगर में बीजेपी की सुमित्रा देवी कासडेकर और कांग्रेस के रामकिशन पटेल के बीच भी चुनावी दंगल दिलचस्प माना जा रहा है। लिहाजा आज हम चर्चा इस सीट की भी करेंगे, लेकिन सत्ता के संग्राम की शुरुआत सुवासरा की सल्तनत से करते हैं। सुवासरा की सल्तनत पर चलिए अब विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुवासरा से हमारे सहयोगी बलवंत भट्ट जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही फोन पर जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी और दोनों दलों के क्षेत्रीय नेता भी। हरदीप सिंह डंग कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक रहते हुए स्पष्ट छवि के माने जाते हैं। 2008 में उज्जैन संभाग में एकमात्र कांग्रेस के विधायक और 2018 में पूरे संसदीय क्षेत्र में अकेले कांग्रेस विधायक होने के बावजूद डंग के ऊपर कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगे। स्पष्ट छवि और अपने सरल व्यवहार के चलते उन्होंने यहां लगातार 2 चुनाव जीते, लेकिन दल बदलने के बाद उन पर गद्दारी और दल बदलू का मुद्दा काफी हावी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस उस मुद्दे को घर घर पहुंचा रही है। अगर इसमें उसे कामयाबी मिली तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चलिए सुवासरा के हर सियासी समीकरण पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बावजूद सत्ता का संग्राम का रोमांच अपने चरम पर है। राज्य की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें मंदसौर की सुवासरा सीट भी शामिल है। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के बागी होकर इस्तीफा देने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। कांग्रेस सरकार के समय इस्तीफा देने वाले पहले विधायक हरदीप सिंह डंग ही थे। इनके इस्तीफे के बाद बाकी इस्तीफों की झड़ी लगी थी और कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई। खैर, अब सुवासरा में उपचुनाव का संग्राम है, तो यहाँ बीजेपी से मैदान में हरदीप सिंह डंग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री भी हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ राकेश पाटीदार को उतारा है। वहीं बसपा से प्रत्याशी ओम प्रकाश मालवीय हैं। हालांकि यहाँ असली टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने इन सीट पर आखिरी बार 2008 में जीत हासिल की थी। तब यहाँ राधेश्याम पाटीदार ने कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग को 6,849 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2013 में डंग ने राधेश्याम से अपनी हार का बदला लिया। डंग ने इस बार 7,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बाजी मारी। वहीं 2018 के चुनाव में मुकाबला काफी जोरदार हुआ, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे डंग ने बीजेपी के देवीलाल धाकड़ को करीबी मुकाबले में 350 मतों से शिकस्त दी। खैर, अब इस सीट के समीकरण पहले से एकदम अलग हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता वाले सुवासरा विधानसभा में अब की बार जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। SC ST वोटरों को परंपरागत रूप से कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक कहा जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा SC ST वोटर हैं। इधर पाटीदार, कोरवाल और राजपूत वोटर भी किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को देखते हुए राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा, जो बीजेपी के डंग को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में बात मुद्दों की करें तो इनकी भरमार है।
क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, विकास के कई वादे अधूरे हैं। किसानों की स्थिति आज भी दयनीय है। यहाँ अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है। अफीम की खेती से निकलने वाली अफीम और डोडा चूरा को हमेशा केंद्र और राज्य सरकारें खरीदती हैं, लेकिन लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों से डोडा चूरा नहीं खरीदा। किसान अगर इस फसल को ब्लैक में बेचता है तो उसे पुलिस की कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में गौशालाओं की देखरेख के बेहतर इंतजाम नहीं है। मवेशियों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, यातायात व्यवस्था भी बदहाल है। अब इन तमाम मुद्दों के बीच क्या एक बार फिर यहाँ कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या सुवासरा में अब की बार कमल खिलता हुआ नजर आता है? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सुवासरा की सल्तनत पर चलिए अब विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुवासरा से हमारे सहयोगी बलवंत भट्ट भी हमसे जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही फोन पर जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी और दोनों के क्षेत्रीय नेता भी। सबसे पहले बलवंत से जान लेते हैं। बलवंत, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट सुवासरा की? जी देखिए, सुवासरा में बीजेपी की तरफ से हरदीप सिंह डंग मैदान में है, तो कांग्रेस ने यहाँ पे नए चेहरे पे दाव खेला है। राकेश पाटीदार जो है उनको सामाजिक गणितों को देखते हुए यहाँ पे मैदान में उतारा है। जो सुवासरा की सीट है उस पर अब की बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जबकि ये सीट थी ये पिछली बार 2 बार से कांग्रेस के पक्ष में रही है। उसके बाद से यहाँ पे कांग्रेस लगातार राकेश पाटीदार सक्रिय हो गए थे जब से हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कांटे की टक्कर अब देखी जा रही है, क्योंकि सामाजिक गणितों की अगर बात करें तो राकेश पाटीदार जो है वो पाटीदार वोट को साधने में अब की बार कामयाब नजर आ रहे हैं। जी भट्ट, पाटीदार साहब तो पिछले 2 चुनाव से सक्रिय हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सरदार जी यानी कि हरदीप सिंह डंग के पक्ष में जा रही हैं? देखिए, हरदीप सिंह डंग की एक सरल नेता है, एक प्रभावी नेता इस क्षेत्र में रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इसका फायदा उनको लगातार मिलता है और वो कांग्रेस से 2 बार चुनाव जीते हैं और इस बार भी इसी चीज का फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी सरलता और सहजता है वो जनता को भाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भीतरघात की संभावनाएं लगातार देखी जा रही है। बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वह कहीं ना कहीं सक्रियता चुनाव में अक्सर देखी जाती है, वो सक्रियता इस बार बीजेपी के नेताओं में यहाँ पर नजर नहीं आ रही। बलवंत, एक चीज और यहाँ पर उभर रही है, दल बदल का मुद्दा भी यहाँ गरमाया हुआ है और अच्छी खासी सरकार 15 महीने में गिर गई। तो इस सवाल पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं हरदीप सिंह डंग और किस तरीके से आम जनता के बीच वो जा रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं अपनी? बिल्कुल, देखिए हरदीप सिंह डंग की जो लोकप्रियता थी उस पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है कि एक दल बदल कर लेना, जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले को वो पैसे से जोड़ के बताया था जनता के बीच में कि 35 करोड़ लेकर वो दूसरे दल में चले गए, अन्य जो भी चीजें मंत्री पद की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी बात कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता के ऊपर अब की बार ये मुद्दा भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। जो जनता के बीच में सहानुभूति थी वह कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग के प्रति इस बार कम होती हुई नजर आ रही है। SC/ST वोटर का बड़ा यहाँ पर महत्व है, पाटीदार वोटर्स का भी काफी महत्व है, बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। और जैसा कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि इनका रुझान जो है कांग्रेस की तरफ रहता है, ये एक बड़ी चुनौती नहीं लगती आपको डंग साहब के सामने? बिल्कुल, ST/SC वोट तो लगातार ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर झुकाव नजर आता है, लेकिन पाटीदार वोट बैंक जो है वह 80% बीजेपी का वोट बैंक हमेशा माना जाता है। लेकिन राकेश पाटीदार को खड़ा करके कांग्रेस, बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा था कि अब की बार कांग्रेस ने राकेश पाटीदार पर दाव खेला। हालांकि 2 बार बीजेपी पाटीदार पर दाव खेलती हुई आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात के चलते राधेश्याम पाटीदार जीत नहीं पाए थे। लेकिन अब की बार जो है कांग्रेस ने पाटीदार चेहरे पर दाव खेला है और पाटीदार वोट बैंक को साधने में वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई भी नजर आ रही है। आप बने रहे स्टूडियो में, हमारे साथ रमेश शर्मा जी मौजूद हैं। रमेश शर्मा जी, क्या कुछ लगता है आपको सुवासरा के जो समीकरण बन रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मोटे तौर पर निर्मल सिंह जी, ये सीट परंपरागत भाजपा की सीट रही है। पिछले 2 चुनाव में हरदीप सिंह जी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन इस जीत पर जितना उनकी लोकप्रियता या पार्टी का श्रेय है उससे ज्यादा श्रेय भाजपा के भीतरघात को है। 2008 के और 2013 का और 18 का चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा की भीतरघात के कारण हारे। बिल्कुल, भाजपा के भीतरघात के कारण हारे। 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के नाना लाल अटेलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो ज्यादा अच्छे से सवालों का जवाब देंगे। अभी आपकी विश्लेषण तो हम लेंगे ही आगे।
क्या कहेंगे साहब? नाना लाल जी, बड़ा ही कश्मकश का मामला हो गया है। 15 साल में आप लोगों ने सरकार गिरा दी, अब सरदार जी जो है आपकी पार्टी में आ गए हैं। उनका वादा खिलाफी, गद्दारी, इस तरीके के तमगों से नवाजा जा रहा है। किस तरीके से आप उनको जिताएंगे और कितना साथ उनको आपके कार्यकर्ताओं का मिल रहा है? कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति ने विचारधारा के लिए हम लोग काम करते हैं जी। और जहां तक आपने कहा कि सरकार गिराई, सरकार हमने नहीं गिराई है, वो तो आपसी उनकी फूट की वजह से ही वो संतुष्ट अपने विधायक को नहीं कर पाए और विकास जो रुक गया था उस विकास को लेकर सरकार गिरी है। और हमारा कार्यकर्ता आज बूथ स्तर पर लगातार पूरे उत्साह के साथ और जबरदस्त जोश है और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के बल पर हम हजारों मतों से चुनाव जीत रहे हैं। नानालाल जी, ये जो उत्साह, अपार उत्साह आप बता रहे हैं, इसकी वजह कांग्रेस की सरकार का गिर जाना है या हरदीप सिंह डंग को बीजेपी से टिकट मिल जाना है? क्योंकि डंग को जाहिर सी बात है बीजेपी से टिकट मिला तो जो आपके दावेदार हैं वो खासे मायूस हो चुके हैं। वैसा मेन ये है कि 15 साल लंबी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा ये हो गया था कि सरकार तो बन जाएगी, लेकिन 15 महीने जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार ने निकाले हैं, कार्यकर्ता को टारगेट करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके परेशान किया, झूठी एफआईआर करी और विकास के मामले में शिवराज सरकार की जितनी भी योजनाएं थी सब बंद कर दी। ये में आवास एक भी नहीं आया, बीमा नहीं आया, वो कर्जे माफ नहीं हुए। तो ये जनता में त्राही त्राही का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी, कार्यकर्ता जो हमारा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुका था और उसे लगा कि नहीं, शिवराज जी बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे थे, कमलनाथ जी ने तो पूरा विकास रोक दिया है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता प्रण के प्राण और प्रण के साथ जुटा है कि अब किसी भी हालत में हमको मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान ही चाहिए और उनका नेतृत्व ही चाहिए। जनता भी चाहती है और हमारा कार्यकर्ता भी चाहता है, भाजपा का कार्यकर्ता भी चाहता है और इसलिए प्राण प्रण से जुटा है। बिल्कुल नानालाल जी, आप काफी लंबा उत्तर दिया आपने, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा कि अपार उत्साह कार्यकर्ता में किस बात का है, आपकी बहुत सही बातें आपने बताई कि जो कार्यकर्ता त्राही त्राही करने लगे थे कमलनाथ सरकार में, ची बोलने लगे थे, जो पुलिस की कार्रवाई हो रही थी, माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, और आप लोगों का कहना है, आरोप है कि टारगेट करके आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये शायद सिर्फ और सिर्फ उसी बात का अपार उत्साह है, इसमें डंग को टिकट मिलने का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। ये आपने अभी तक कुछ बताया भी नहीं इस बारे में। मतलब शिवराज जी चाहिए और डंग साहब आए हैं तो स्वागत है, वो आए हैं भाजपा परिवार में आए हैं तो भाजपा परिवार में उनका स्वागत किया है। आज डंग जी के लिए पूरा भाजपा परिवार समन्वय के साथ जिले के सभी अभी भी आपकी बातों में अपनापन जो है कहीं ना कहीं झलक नहीं रहा है। आए हैं, किया है। आप ये बताएं नानालाल जी, आपने खुद डंग साहब के लिए कितना प्रचार अभी तक किया है? मैं पिछले, जब से जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है 9 मई को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने विश्वास जताया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं 20 मई से लगातार सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ही लगातार मेरा संपर्क और मैं लगातार इधर ही आ रहा हूँ। जिले के सारे पूर्व विधायक, जिले के सारे पूर्व जिला अध्यक्ष, सब वर्तमान विधायक, सांसद जी, मंत्रिमंडल के हमारे जगदीश जी देवड़ा जी, नानालाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसा महसूस करते हैं आप लोग, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि जो कल तक दुश्मन के खेमे में था, कांग्रेस के खेमे में था, वो बंदा आपकी पार्टी में आ जाता है। जिस जनता के बीच आप जाते हैं वो कल को कांग्रेस की पार्टी में था। कैसे जनता को फेस करते हैं और कैसे आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं? इस सवालों का जवाब तो सीधा जनता जो चाहती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता जो चाहेगी उसके अनुरूप उसको बनना पड़ेगा। जनता ने साहब ये मेरे ख्याल से तो नहीं चाहा था कि कमलनाथ सरकार, आपने जनता से पूछा भी नहीं होगा कि गिराने के पहले। नहीं, जनता ने क्यों नहीं चाहा था? 1% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में ज्यादा मिले, उनको भी बहुमत नहीं मिला था। अरे जीत तो आखिर जीत होती है। जब आपका विधायक 1 वोट से जीत जाता है तो आप क्या कहते हैं, हारा हुआ मान लो उसको, ये नहीं बनेगा विधायक? नहीं, हम लोग जीत तो जीत होती है, लेकिन जनता का जो विश्वास है वो। चलिए नानालाल जी हमारे साथ स्टूडियो में, जी रमेश शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी रमेश जी। नानालाल जी, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि सुवासरा सीट पर विधायक बनने के लिए भाजपा में लंबी कतार रही है,
एक बात। जी। दूसरी बात, ये जो पाटीदार समाज है ये अधिकांश भाजपा का समर्थक रहा है। अब जी। आने से हरदीप सिंह जी के आने से कांग्रेस ने पाटीदार को टिकट दे दिया और पाटीदारों में कहीं ना कहीं अपने वर्ग और वर्ण के प्रति अटूट एक दूसरे से जुड़ाव है। तो ये जो नुकसान आपको होगा, एक बात, और दूसरा हरदीप सिंह जी से विधायक पद के जितने दावेदार भाजपा के रहे हैं वो सब निराश होंगे। ये दो बात, इन दोनों बातों का गड्ढा आप कैसे पूरा करेंगे? जहां तक पाटीदार समाज का विषय है, पाटीदार समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं विचारधारा। हमें जैसे ही पार्टी में हम सदस्यता लेते हैं तो तोड़-फोड़ की विचारधारा सिखाई जाती है। उस बात को लेकर हमें सिखाया जाता है और कभी भी व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता है, वो विचारधारा के लिए काम करता है। तो यही पाटीदार समाज के हमारे कार्यकर्ता सब लोग। नानालाल जी रोकना चाहूंगा, आप विचारधारा की बात करते हैं, कैडर बेस पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जो जनता को नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, वो बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि वो तोड़फोड़ की विचारधारा नजर आ रही है, तो साफ साफ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है कर्मवीर भाटी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी नमस्ते। क्या कहेंगे साहब, बड़ी विचारधारा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तो जो है नानालाल टोलिया जी जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष बीजेपी के। हेलो। आपने सुना होगा, उनको नहीं सुना? आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही, अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो, हाँ जी बताइए। नानालाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी खासी विचारधारा वाली पार्टी है, एथिक्स वाली पार्टी है, और आपका इस बारे में क्या कहना है, खासकर जब 15 महीने में ही कमलनाथ की सरकार गिरा दी? जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है उसी तरीके से बीजेपी वाले खुद इनको निपटा देंगे, आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। नानालाल जी नहीं कैसे भाई, कैडर बेस पार्टी है भाटी साहब, कैडर बेस पार्टी से आपका मुकाबला होने जा रहा है, मजाक बात नहीं है। तो और आपके कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कितना जोर वो राकेश पाटीदार जी के लिए लगा रहे हैं, ये सब हम जानना चाहेंगे। युवा उम्मीदवार है, युवाओं में काफी जोश है और यूथ कांग्रेस काफी डटकर मैदान में काम कर रही है। मैं हर रोज कम से कम 10 से 15 गांव घूमता हूँ, गांवों में काफी अच्छा माहौल है और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। ये डंग साहब का बीजेपी में जाना, इसको कैसे ले रही जनता? जी, जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि भाई जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है मध्य प्रदेश में, तो जनता इस चीज का जवाब देना चाहती है। सत्य के साथ है जनता, असत्य के साथ नहीं है बिल्कुल। जी, ये इसमें कहीं ना कहीं आप लोग की, अभी रमेश शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी सवाल था कि SC/ST वोटर जो है कांग्रेस के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं, पाटीदार को टिकट देके आपने पाटीदारों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। तो हालांकि ये नानालाल जी का कहना है कि इस सब से कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका क्या कहना है इस बारे? जी, पाटीदार समाज में काफी यूनिटी है अपने समाज को लेकर। जी, पिछली बार भी जैसे राधेश्याम पाटीदार जी बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तो पाटीदार समाज के जितने भी गांव थे वो एक तरफा बीजेपी में पड़ते थे। जी, तो इस चीज का फायदा, पाटीदार समाज की यूनिटी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी, अच्छा, मेरा अब नानालाल जी से भी सवाल है, भाटी जी आपसे भी सवाल है। अभी तक जो भी बातें हुई वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर हुई, वोट बैंक के आधार पर हुई। विकास की क्या स्थिति है वहां पे? विकास की तो अभी तक आप दोनों में से किसी ने कोई बात ही नहीं करी। जी, विकास 15 साल के शिवराज के विकास के सामने विकास जो है अभी किताबों की 200 करोड़ की योजना है। नानालाल जी पहले भाटी साहब को सुन लेते। नानालाल जी अपन जी, जो 15 साल का जो कार्यकाल शिवराज सिंह जी का रहा है उस पे 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का भारी पड़ रहा है। जैसे कि भू माफियाओं का हो गया, मंदसौर के जो पशुपतिनाथ जी की करोड़ों रुपए की जमीन कमलनाथ जी ने एक तरफा मतलब उस पर भू माफिया पर कार्रवाई करके 200 करोड़ की जमीन फ्री करवाई। तो कहीं ना कहीं गांव वासियों में, शहर वासियों में इसका बहुत अच्छा मैसेज है और ये 3 तारीख को वोटिंग में हमको लेकिन भाटी साहब, हमारी जो है हरदीप सिंह डंग साहब से बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि जब भी वो CM साहब के पास जाते थे उनके पास समय नहीं रहता था, कमलनाथ जी के पास चलो करके भेज देते थे। तो आप किस तरीके से इस चीज को फेस करेंगे?
जी बिल्कुल गलत है, ये तो सिर्फ चुनावी जब भाषण चलो चलो कर देते थे, और उनका ये भी कहना है हरदीप सिंह जी का कि जब से बीजेपी में आए हैं, जब से शिवराज सिंह चौहान जी से मिले हैं, क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगी है, तमाम योजनाओं का खाका तैयार हो गया है। सब चुनावी भाषण है। चलो चलो तो इसलिए करना पड़ता था, जब वो भू माफियाओं को बचाने की बात करते थे तो कमलनाथ जी उनको कहते थे चलो चलो जी जी। तो और मतलब आपका ये आरोप है कि हरदीप सिंह जी जो है भूमाफिया की हिमायत करने जाते थे, उसको बचाने के लिए वहां जाते थे। क्या कहेंगे साहब? नाना लाल जी, आप सुन रहे हैं? हरदीप सिंह डंगे एक ईमानदार व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता है जी। उनकी पारिवारिक मेरे पास प्रूफ है। किसान परिवार उनको नहीं उठा सकता उंगली, लेकिन आपने तो उन्हीं को उठा लिया। और दूसरा मेरा ये है कि विकास का जहाँ तक आप बता रहे हैं, विकास के मामले में इस क्षेत्र का पूरा विकास जो हुआ है, चाहे हरदीप जी विधायक थे, कांग्रेस के थे, लेकिन पूरा जो विकास हुआ है वो शिवराज जी ने हुआ है। यहाँ 3 कॉलेज दिए हैं, यहाँ की सूक्ष्म सामगढ़ सुवासरा की सूक्ष्म सिंचाई योजना का काम चल रहा है, आधा काम पूरा हो गया है। और अभी अभी क्यामपुर से सीतामऊ 2195 करोड़ रुपए की 22 अरब की एक सिंचाई योजना स्वीकृत करती शिवराज जी ने, और लगभग वो पूरे पहले जो सिंचाई योजना प्रारंभ करी उसका काम चल रहा है, आधे से ऊपर पाइपलाइन बिछ गई है। और खेतों में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 वर्षों में गांधी सागर में बैक वाटर, बहुत बड़ी मात्रा में बैक वाटर भरा जाता है, उसका क्या उपयोग होगा? इस पर कोई कार्य योजना कांग्रेस की सरकार में नहीं बनी। नाना लाल जी, आपके क्षेत्र की जनता भी ये जानना चाहेगी कि ये जो दल बदल हुआ है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो उपचुनाव के क्षेत्रों में बीजेपी ने विकास की गंगा बहाई है, क्या ये 10 तारीख के बाद भी जारी रहेगी? भाई साहब, उसके बाद नहीं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं। गांधी सागर का बैक वाटर जो है, भरा जो पानी है, उसका उपयोग 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है, और राजस्थान को पूरा लाभ मिल रहा था। में उस पानी का उपयोग 7 चरणों में योजना बनाकर 5वीं चरण का काम चल रहा है। गरोड़ बांधपुरा के खेतों में गांधी सागर का पानी पहुंच चुका है। शामगढ़ सुवासरा में पाइपलाइनें बिछ रही है, बड़े 10-10, 20-30 फीट के पाइपलाइन नीचे जमीन के अंदर डालकर वहाँ सूक्ष्म सिंचाई योजना का काम चल रहा है। बहुत बड़ी योजना है। भाटी जी से पूछ रहे हैं, भाटी जी, पानी जो है खेतों में पहुंच चुका है, क्या कहेंगे आप? जी जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। खेतों किसानों, हमारा मध्य प्रदेश है, किसानों का मध्य प्रदेश है, तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से गौ माताओं पे जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, पिछले 15 सालों में इन्होंने गौ माता के लिए कुछ नहीं किया, जबकि कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनवाई है, और अभी भी वादा है हमारा कि हर बनवाई नहीं, अभी काम चल ही रहा है। जी जी, बन के कहीं भी तैयार नहीं हुई मेरे ख्याल से एक भी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी चुनौती देती है कि एक भी गौशाला दिखा दें। सरकार का है, सब तरफ गौशालाएं बनकर तैयार हो गई है। सारा पैसा आप वहाँ जाकर उस पर भूमि पूजन के पत्थर पर स्पष्ट देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का पैसा मोदी जी दे रहे हैं, उसका पैसा। और गौशाला का हम भी समर्थन करते हैं। गौशाला के गाय गौ माता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और बराबर बात करती है हमेशा। कार्य करके दिखाना पड़ता है, समर्थन करने से कुछ नहीं होता है, कार्य करके दिखाना। कार्य दिखा है, कार्य दिखा है, आपको दिख भी रहा है। आप जहाँ जाते हो भाजपा का विकास दिखता है, आप जहाँ से निकलते हो भाजपा का विकास दिखता है। ये तो आप भी जानते हो भाटी जी। कई काम तो आपके बिल्कुल आपके चारों तरफ विकास जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कांग्रेस कहीं नहीं है, बिजली में कांग्रेस नहीं है, पानी में कांग्रेस नहीं है, सड़कों में कांग्रेस नहीं है, हॉस्पिटल में कांग्रेस नहीं है, कहीं कोई कांग्रेस नहीं दिखती है। और जो कांग्रेस थी, यानी कि जो डंग साहब थे, वो भी आपके पास आ गए। डंग साहब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर आए हैं। उनको तुलना करी कि शिवराज जी जब विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, तो इतना विकास इस क्षेत्र में कराया। और ये जो पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने, ये कोई बात, एक भी रुपए का विकास 15 महीनों में नहीं हुआ है। प्रदेश में सारी योजना बंद कर दी थी। एक भी पीएम आवास पूरे प्रदेश में कहीं आया हो तो आप बताएं? एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। नानालाल जी, पिछले 7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस 7 महीनों में आपने क्या किया है ये बताइए? सिर्फ भारतीय जनता राजनीति करी है आप लोगों ने। सुवासरा क्षेत्र में 2 बड़े डैम, एक 22 करोड़ का है, एक 10 करोड़ का डैम स्वीकृत हुआ है। बसई से नारगढ़ तक का डबल लाइन रोड स्वीकृत कर दिया है। बिल्लोदवारी पुलिया और वहाँ डबल रोड स्वीकृत कर दिया है। ये 2200 करोड़ की सिंचाई योजना देती है। जितने भी जो
अपने संबल योजना प्रारंभ कर दी है। संबल योजना में जितने भी पेंडिंग केस पड़े थे उन सबको पेमेंट कर दिया है। बीमा 18 का बीमा आया है, 19 का बीमा आया है और लगातार विकास के काम चल ही रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व में। और क्या चाहिए आप? तीन बार किसानों के खाते में बीमे के पैसे आ चुके हैं। बीमे की प्रीमियम भी शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने जमा कराई, 2200 करोड़ जमा कराई। तो 3000 करोड़ एक बार आया और 4500 करोड़ एक बार आया। बिल्कुल सरासर ये सब पुरानी है। भाटी जी आप भी मंथन करें, चिंतन करें और शिवराज जी चौहान की जो नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि उसको स्वीकार करें और आपका भी स्वागत है। भाटी जी एक बात तो मानना पड़ेगी, चाहे जमीन पे विकास हुआ हो या ना हुआ हो भाटी जी, जब बीजेपी के लोग बोलना शुरू करते हैं तो खासा कुछ उनके पास बोलने के लिए रहता है। और मैं भाटी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि डंग साहब जो कल तक आप ही के खेमे में थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, कितनी समस्याएं आप डंग साहब की, कितनी दुश्वारियां देखते हैं और कितनी उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव जीतेंगे? भाटी साहब जी देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं डंग साहब को निपटाने में, क्योंकि जहां आम कार्यकर्ता बीजेपी के इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं और जब उनके ऊपर जब नेता थोपा जाता है तो वो सिर्फ एक अब दिखावटी काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और ये चीज आपको 10 तारीख को बिल्कुल मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 तारीख को सब पता चल जाएगा क्या रिजल्ट कहाँ से आया है। क्या बोलेंगे नानालाल जी? बिल्कुल, भाटी जी हमारे मित्र हैं और मैं भाटी जी की बात का समर्थन करता हूं। ये समर्थन करता हूं कि 10 तारीख को वास्तविकता पता चलेगी कि हरदीप सिंह डंग जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हजारों मतों से सुहासरा विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। ये 10 तारीख को निश्चित रूप से भाटी जी भी यही है, मैं भी यही हूँ और आप भी यही है। ये 10 तारीख को बिल्कुल सत्य पर बिल्कुल आप सबके सामने आ जाएगा। नानालाल जी अब जरा राकेश पाटीदार जी की भी बात कर ली जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको आप मैं वैसा थोड़ा सा यह बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था जी, तो आप अगर थोड़ा सा बस दो मिनट का समय लेंगे राकेश जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आज हरदीप सिंह डंग के साथ जो नेता लगे हुए हैं, प्रियंका गोस्वामी जी, दिलीप सिंह टर्नोद जी, ये सब लोग कमलनाथ जी से मिलकर आए हैं और कांग्रेस से टिकट मांगने का दावा कर रहे हैं जी। मतलब जो साथ में है वही भीतरघात कर देंगे ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल यही होएगा। जी जी जी। चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और देखते हैं निश्चित तौर पर ये जानकारी तो जो है 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तभी पता चलेगा। अब रमेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। रमेश शर्मा जी, आपने सभी को सुना और पूरा सियासी जो संग्राम का समीकरण है सुहासरा का आप भलीभांति परिचित हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को और किसका पलड़ा आपको यहाँ पर भारी नजर आता है? क्योंकि किसी के पक्ष में कुछ है बात तो किसी के पक्ष में कोई सा समीकरण यहाँ पर जा रहा है। जी देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ परिणाम को कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके पक्ष में है। उसका हालांकि कई सीटों पर लग जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन सुहासरा में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका कारण है कि जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीट भाजपा की रही है और अगर कांग्रेस पिछला चुनाव जीती है तो भाजपा के भीतरघात के कारण जीती है। कांग्रेस अपनी ताकत से चुनाव नहीं जीती थी वहां। अब चूंकि भीतरघात कांग्रेस को भाजपा को उस समय भी सामना करना पड़ा था जब उसके अपने उम्मीदवार मैदान में थे, तब भी भीतरघात हुआ टिकट के चाहने वालों का। अब उम्मीदवार चूंकि बाहर से आया हुआ है, उसके बाद वो भीतरघात कितना होगा कितना नहीं होगा ये इस बात पर निर्भर करता है। एक बात। दूसरी बात जो इसमें लगती है कि कांग्रेस ने पाटीदार को टिकट देकर के कहीं ना कहीं भाजपा के पाटीदार वोटों में सेंध लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन चूंकि हरदीप एक लोकप्रिय नेताओं में से रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भाजपा में अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ कांग्रेस से कार्यकर्ता और वोट भी आए हैं। वो वोट 1 लाख भी हो सकता है और 1 वोट भी हो सकता है। अब ये पाटीदारों का घाटा हरदीप जी के साथ आए वोटों से पूरा हो जाएगा। अगर भाजपा ने अपना भीतरघात किसी वजह से रोक लिया और उसका कारण केवल ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये एहसास हो जाए कि यार सरकार तो अपनी है, विधायक कोई भी बने। अगर भाजपा ने ये एहसास कराने में सफल हो गई तो मान करके चलिए कि भाजपा बाजी मार जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पाटीदारों के नाम पर कुछ वोट वहां से तोड़ लाई और भाजपा में भीतरघात बना रहा तो स्वाभाविक रूप से वो जीत फिर कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। तो कहना दिलचस्प है, पिछले 2 चुनावों में भी परिणाम क्या होगा उस वक्त भी ये नहीं लग रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसी तरीके से यहाँ का अभी बराबरी की टक्कर है। मतदाता थोड़ा सा यहाँ का चुप है, जैसे ग्वालियर चंबल का मुखर होकर बोलता है, लेकिन सुहासरा का मतदाता थोड़ा सा चुप रहता है। मालवा क्षेत्र का है तो किसान है ज्यादातर, बड़े किसान हैं ज्यादातर, तो वो चुप रहते हैं और चुपचाप वोट डालकर आते हैं।
इसलिए रिजल्ट का निर्मल जी ज्यादा पता नहीं लगता। जी, मतलब कहीं ना कहीं एक रहस्यमय चुप्पी जो है जी। वो ओढ़े हुए, और जैसा आपने बताया कि पाटीदार का जो ट्रम्प कार्ड खेला है कांग्रेस ने, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। जी, और कांग्रेस अब की बार सुवास्रा सीट पर जातिगत समीकरण साधने और एकजुट होकर लड़ने में कहीं ना कहीं सफल नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, और इस सीट पर अपने कब्जे को बरकरार रखना उसके लिए, कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस ने जो चेहरा उतारा है वो गैर अनुभवी है, जबकि भाजपा के हरदीप सिंह डंग चुनावी रणनीति में परिपक्व माने जाते हैं। कांग्रेस के राकेश पाटीदार अभी बचपने वाली राजनीति से निकल रहे हैं। इस बात को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस विधानसभा में 2 बार सभा के दौरान मंच से माना, जबकि भाजपा के हरदीप सिंह डंग अपनी व्यक्तिगत शैली से काफी कुशल माने जाते हैं, और वो साधारण व्यक्तित्व के होने के कारण लोगों को साधने में ज्यादा सक्षम नजर आते हैं। खैर, इस सब के बीच ऊंट किस करवट बैठता है, रोमांच इसको लेकर है।